नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हमने पहले वीडियो में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने काइंड्स ऑफ गवर्नेंस पढ़ा, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। फिर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और आगे पढ़ा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसके पास कैसी पावर है, क्या पावर है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। आपको वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। हम सीरीज वाइज चल रहे हैं। पहले हमने फेडरल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी पढ़ी, फिर डेमोक्रेसी के अंदर ही है फेडरल, यूनिटरी। अगला लेसन पूरा उसके ऊपर डेडिकेटेड था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री क्या है, प्रेसिडेंशियल क्या है। फिर हमारी थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हमारी थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड किया। फिर हमने वो किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या और हमारा पार्लियामेंट कैसे बना है, तो वो हमने पूरा समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का बेसिक एलिमेंट पढ़ेंगे, तो हम सीरीज वाइज चल रहे हैं और भी आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप फ्यूचर ब्राइट में बने रहेंगे तो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स सारी क्लियर हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है सबसे, अब देखो, पहले हमने ऊपरी तौर पे पढ़ा था, अब हम इंडिया के लेवल पे पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो ये देखिए आप डेफिनेशन, द फेडरल गवर्नमेंट एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म वो है जिसके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पावर को लेवल के अंदर बांट दिया जाता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले पढ़ लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग स्टेट है, तो उनके अंदर अलग अलग पावर बांट दी जाती है। ठीक है, तो लेवल ऑफ पावर कैसे है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेवल ऑफ पावर कैसे है, सबसे ऊपर कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ऊपर कंट्री के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो म्युनिसिपल गवर्नमेंट हो गया, और अगर आप विलेज में रह रहे हैं तो पंचायत हो गया। इसके अलावा भी जिला परिषद होता है। तो ये हर लेवल पे गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। परंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म वर्ड को यूज नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर पावर को भली बात डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, परंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे उस समय 14 स्टेट्स थे, कितने थे, 14 स्टेट्स थे, परंतु अब तो ऑफ पेपर के अंदर अभी भी 29 स्टेट ही हैं, परंतु रियल के अंदर 29 स्टेट से कम स्टेट हैं अभी 2019 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया द डेमोक्रेटिक फॉर्म। ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, अलग अलग राज्य सरकार में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, परंतु आज मैंने लेवल भी आपको समझा दिया है। क्या समझा दिया मैंने आपको, लेवल। देखिए, लेवल इसलिए समझाया जिससे कि आपको पता चले कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो जाएगा ये
पंचायत और म्युनिसिपल, ठीक है। तो ये पूरा लेवल है, तो ये लेवल के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इंडियन के अलग अलग देश के अंदर। अगर हम सफल फेडरल की बात करें तो सफल फेडरल कंट्रीज में नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, कनाडा का, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का। तो इसके अंदर ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। क्या हैं? दो अलग अलग ग्रुप। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग राज्यों को, क्या अलग अलग राज्यों को मतलब ये अलग अलग स्टेट्स थे, इन अलग अलग स्टेट्स को मिला के एक देश बनाया गया है, ठीक है। परंतु इंडिया और कनाडा के सिनेरियो में ये नहीं है, ये पहले से एक बड़ा देश था, इसको अलग अलग प्रोविंस में बांटा गया है। क्या? अलग अलग प्रोविंस में बांटा गया। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे? एक बेसिस वो जिसमें कि जैसे ये 4-5 वाले राज्य हैं, क्या 4-5 वाले राज्य हैं, तो इन दो चारों ने ट्रीटी करके, ये चारों ने ट्रीटी करके ए बी 1 2 3 4 ये चारों ने ट्रीटी करके ये बन गए यूनाइटेड। क्या बन गए? यूनाइटेड। तो ये चारों एक हो जाएंगे, इनका बॉर्डर ये एक हो जाएगा, तो इसलिए यूनाइट हो गए। इसलिए अमेरिका को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत सारे स्टेट यूनाइट होके एक देश बने हैं, परंतु इंडिया के अंदर ये नहीं है। इंडिया पहले से ही एक समृद्ध देश था, इंडिया पहले से ही बड़ा था, परंतु उसको अलग अलग प्रोविंस के अंदर बांट के, जैसे ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनको अलग अलग प्रोविंस के अंदर बांट के सरकार बनाई गई है। परंतु अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये एक अलग अलग देश थे, वो सब उन्होंने ट्रीटी करके एक देश बन के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी है। परंतु हमारे अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा देश था, उनको अलग अलग प्रोविंस में बांट के ये बनाया गया है। 565 रियासतों को एक करके 14 राज्य बना, एक करके एक भारत बनाया गया, फिर उस भारत को 14 राज्य के अंदर बांटा गया। इसलिए हम उस प्रकार के अमेरिका जैसे देश नहीं हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ ट्रीटी करके एक बड़ा देश बनाया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखिए हमने वर्ल्ड का बहुत पढ़ा, आज हम इंडियन लेवल की पढ़ रहे हैं। देखिए हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, वर्ल्ड, इंडिया, ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फिर हमारी फेडरल में पार्लियामेंट्री पढ़ी, अब हम इंडियन पार्लियामेंट्री पढ़ रहे हैं। तो पहला है क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेक्शन 7 आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 और सेक्शन 7 के अनुसार पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कैसे? जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस लिस्ट सिस्टम के अनुसार पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 66 और इसके अंदर 47 के ऑलमोस्ट हैं, शायद 44 हैं। तो इसमें बांटे गए हैं अलग अलग लिस्ट सिस्टम के अनुसार। देखिए लिस्ट सिस्टम के अंदर यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो है जिसके अंदर ना सेंटर को और ना स्टेट को सही से दिया गया है। फिर एक और है रेसिड्यूसरी लिस्ट जो कि अब ऐड हुई है। रेसिड्यूसरी लिस्ट अब ऐड हुई है, जब भारत आजाद हुआ था तब नहीं थी, तब
जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, महिला पुलिस उस समय नहीं थी, तो ये सब रेसिड्यूसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अच्छे से है, और वो भी लिस्ट सिस्टम के अनुसार सेक्शन 7 आर्टिकल 246 सेक्शन 7 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉम्पोनेंट लिस्ट, रेसिड्यूशरी लिस्ट। सबसे ज्यादा किसके पास पावर है? यूनियन के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट के पास, और फिर ऐसे जिनमें दोनों को बराबर हक है। अगर दोनों के अंदर अगर विवाद हो जाता है तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो गई, तो इस लड़ाई का निवारण कौन करेगा? इस लड़ाई का निवारण करेगी जुडिशरी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही अपेक्स फैसला होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है। कोई भी केस हो, जमीन का मामला हो, कुछ भी हो। जैसे नेशनल हाईवे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दूसरी छोटी हाईवे होती है वो मेगा हाईवे वगैरह, ये स्टेट गवर्नमेंट में आती है। तो अलग अलग, तो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। देखिए स्टेट के अंदर अपेक्स कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और सेंट्रल के अंदर अपेक्स कोर्ट होता है देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मामला होगा जिसमें दोनों के बीच अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। ठीक है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत ही ज्यादा सुप्रीमेसी है। देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में दोनों अलग अलग तो हो गए, पर इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस बेसिस पे? इनको पावर मिल कहाँ रही है? इनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। किससे मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। या ऐसा नहीं कि जब चाहे जो कर दिया, नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है वही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें देखिए डबल सिटीजनशिप होती है। कैसे? जैसे मैं आपको अमेरिका में समझा देता हूं। अमेरिका एक देश है, ठीक है, अमेरिका एक देश है, तो उस देश का तो व्यक्ति एक सिटीजन है ही, देश का वो सिटीजन है ही। परंतु जैसे अमेरिका के अंदर एक स्टेट मान लीजिए जैसे कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, तो वो स्टेट का भी, उस राज्य का भी वो सिटीजन हो जाएगा। तो डबल सिटीजन होता है। दुनिया में जहां पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां डबल सिटीजन है। परंतु हमारे इंडिया के अंदर ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश प्यारे भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। फिर है राज्यसभा। हमारे देश के अंदर राज्यसभा जैसा भी एक हाउस रखा गया है। न केवल देखिए जितने भी लोग चुने जाते हैं देश के अंदर, वो एक हाउस में पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो वो वहां आके बैठ जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ राज्यसभा भी है। राज्य स्टेट अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। फिर पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पुराने समय से भी और अभी भी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, राष्ट्रपति जितना पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये गवर्नर इतना पावरफुल होता है। फिर है सातवां, डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी का डोमिनेंस, यानी कि कुल हर मामले के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट का डोमिनेंस है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 97 सब्जेक्ट तो आपने यूनिटरी को दे दिए, परंतु यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, परंतु स्टेट गवर्नमेंट को आपने 666 सब्जेक्ट दिए। तो हर जगह डोमिनेंस यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल का होगा। ये इसलिए क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों को ज्यादा पावर दे दी तो देश विरोधी काम कर सकते हैं, वो देश से अलग हो सकते हैं। परंतु अगर यूनिटी को यानी कि सेंटर को ज्यादा पावर मिले तो वो राज्यों के ऊपर कब्जा करके रख सकते हैं सभी राज्यों के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
यूनिटरी फीचर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आगे है यूनिटरी फीचर। क्या है? यूनिटरी फीचर। भारत में यूनिटरी फीचर। अब आप बोलेंगे इंडिया के अंदर तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फीचर क्या है? ये यूनिटरी फीचर्स क्या है इंडिया में अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये बताने के लिए है कि इंडिया में प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस है। इंडिया के अंदर हम ये कह सकते हैं 60% अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो 40% यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। कुछ देश होते हैं जिनमें 100% फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती है, पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसी अनुसार बनाया गया है कि इसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी के पावर ज्यादा है। तो इसलिए हमारे कंट्री को नहीं ये कहा जाता है इंडिया इज नॉट प्योर फेडरलिज्म और प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके रीजन ये है, पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल कंट्री। पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो अब आर्टिकल 370 के बाद उसमें भी वो हट चुका है, परंतु बुक्स के अंदर अभी वो आया नहीं है। तो पूरे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। परंतु हम अमेरिका जैसे देशों के अंदर देखिए तो उसमें अगर 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स के हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कैलिफोर्निया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, वॉशिंगटन डीसी का अलग, शिकागो का अलग, न्यूयॉर्क का अलग, तो हर स्टेट का अलग है। परंतु इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर पूरे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है रेसिड्यूशरी पावर। रेसिड्यूशरी पावर आप बोलेंगे क्या है? तो रेसिड्यूशरी पावर वो है जो लिस्ट सिस्टम के अंदर बताए गए हैं। किसमें? लिस्ट सिस्टम के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूशरी लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके अंदर रेसिड्यूशरी पावर जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है वो रेसिड्यूशरी लिस्ट में है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी यूनिटरी गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा है। लिस्ट सिस्टम 3 लिस्टें होती है जो आपको बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूशरी लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट सिस्टम के अनुसार भी इसके अंदर रेसिड्यूशरी लिस्ट में ज्यादा पावर है। फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मोनोपोली है। रियल पावर इज एंजॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है। ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ पावर भी अनइक्वल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा डिवीजन ऑफ पावर में एंजॉयमेंट है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट आपने दे दिए, सेंटर को 66 दे दिए, स्टेट को और 43 आपने रेसिड्यूशरी लिस्ट में रखे। उस रेसिड्यूशरी लिस्ट के अंदर भी सेंटर की मोनोपोली इन 43 में भी सेंटर ही काम करेगी। तो कुल मिला के 140 तो यूं ही हो गए। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका भी सेंटर फायदा उठाएगा। तो कुल मिला के डिवीजन ऑफ पावर सेंटर के पास ज्यादा है। इसके सेंटर के पास, यूनिटरी के पास ज्यादा है। ठीक है, सेंटर। ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर, अगर देश के अंदर इमरजेंसी आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ही पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करेगा, प्रेसिडेंट ही पूरे देश को संभालेगा। इसलिए ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई इमरजेंसी पावर। फिर 6 पॉइंट है अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे राजस्थान से 10, ठीक है, यूपी से 25, मिजोरम, गोवा, सिक्किम जैसे राज्यों से एक। तो ये अनइक्वल है, इसलिए कोई भी राज्य अपनी मोनोपोली नहीं कर सकता राज्यसभा में और अपना बिल नहीं फैला सकता। फिर है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में जो भी रहेगा वो एक नागरिक होगा। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश का अलग नागरिक, राजस्थान का अलग नागरिक, हर राज्य का अलग नागरिक नहीं होगा। पूरे देश का सिंगल सिटीजनशिप है। परंतु अमेरिका और कनाडा जैसे देश के अंदर हर राज्य का अलग
सिटीजनशिप होता है। फिर यूनिफॉर्मिटी इन सम मैटर्स, कुछ मैटर के अंदर यूनिफॉर्मिटी है। वो कैसे? वो ऐसे कि पूरे देश का मिलिट्री चीफ तो एक ही होगा, पूरे देश की फौज एक ही होगी, पूरे देश का तिरंगा एक ही होगा, पूरे देश की सिविल सर्विसेज के अंदर सेंटर के अंदर एक ही होगा। तो यूनिफॉर्मिटी होती है कुछ मैटर्स के अंदर, इसलिए इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। तो ये थे हमारे कुछ फीचर जो बताते हैं इंडिया के अंदर यूनिटी की ज्यादा डोमिनेंस है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये मेंशन किया गया है और हर जगह ये मेंशन किया गया है कि भारत एक प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसके पीछे ये एक रीजन है क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस समय ये ध्यान रख के बनाया है अगर हमने स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी तो ये भविष्य के अंदर ये खतरा हो सकता है कि स्टेट्स टूट सकते हैं। इसलिए हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ध्यान रख के बनाया गया है कि सेंटर की डोमिनेंस होनी चाहिए, ताकि वो सेंटर होगा तो सारे राज्यों को एक साथ लेके चलेगा, परंतु स्टेट होंगे तो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, अलग अलग स्टेट से दूर भागेंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो सेंटर का ध्यान रख के बनाया गया। दुनिया के जितने भी स्कॉलर हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, उन्होंने ये मानने से मना किया है कि इंडिया इज ए प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी रिफ्यूज किया है कि इंडिया इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा, मैं आपका एक एक डाउट सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और आप चाहेंगे तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप अपना बहुमूल्य लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपको जिनको लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है, मैं हमेशा सीरीज वाइज चलता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, तो आप भी अपनी दया बनाए रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।